हाँ तो सुनिए विद्यार्थी लोग, आज हम लोग पढ़ना है ध्रुवन। लेकिन ध्रुवन पढ़ने से पहले ओला बोला होता था, उसके चमकता है। ये वाला जलने दीजिए, ये वाला और ये वाला जो है ना, यहाँ वाला यहाँ जलने दीजिए, जलाइए। यहाँ वाला भी जलाइए, ठीक। हाँ सुनिए, ध्रुवन पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ना पड़ेगा, जो पीछे पढ़ा याद तो किया नहीं सब। परावैद्युत पदार्थ है कि वह ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें आवेश प्रेरित होता है, उसे क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ कई प्रकार का होता है। वैसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश अलग होता है, यानी कि धन ध्रुव और ऋण ध्रुव अलग अलग होता है, उसे हम लोग ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। और जिसमें धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र एक ही पर आता है, उसे। लेकिन जब अध्रुवीय परावैद्युत पर हम लोग विद्युत क्षेत्र आरोपित किए थे, अध्रुवीय परावैद्युत पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किए थे ना, देखिए ये अध्रुवीय परावैद्युत है। इसमें आपको ध्रुव दिखाई दे रहा है, धन ध्रुव ऋण ध्रुव अलग है। अध्रुवीय परावैद्युत पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर क्या हुआ था? वो ध्रुवीय बन गया था कि नहीं? फिर धन आवेश ऋण आवेश उसके अंदर अलग अलग हो गया कि नहीं? तो जिसका धन आवेश ऋण आवेश उसके अंदर अलग अलग होता है, ध्रुवीय होता है। क्या ध्रुवीय होता है? ध्रुवीय होता है। मानेंगे ना, ध्रुवीय बोल रहे हैं सब पगली कहीं। जिसका धन आवेश ऋण आवेश उसके अंदर अलग अलग होता है, वो ध्रुवीय होता है जी। तो अध्रुवीय परावैद्युत को ध्रुवीय बनाने के लिए हम लोग क्या किए? उस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ध्रुवीय बन गया। क्या ध्रुवीय बन गया? परिभाषा जब तक याद नहीं रहेगा, भेजा में कैसे घुसेगा? ध्रुवीय परावैद्युत क्या था कि वह ऐसा परावैद्युत पदार्थ है जिसका धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश केंद्र अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय कहते हैं। और जिसका धन आवेश और ऋण आवेश केंद्र एक ही पर होता है, उसे। तो यह ध्रुवीय परावैद्युत है। इस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र आरोपित किए, तो धन आवेश और ऋण आवेश केंद्र अलग अलग होगा, ध्रुवीय बन गया। क्या ध्रुवीय? ध्रुवीय बन गया। तब देखो ध्रुवन आप समझ में आएगा तुम लोग। ध्रुवन क्या होता है? तो किसी अध्रुवीय पदार्थ के ध्रुवीय बनने की प्रक्रिया को। कौन बंद हो गया? अरे रिकॉर्डिंग ऑन था जी। क्या रिकॉर्डिंग ऑन है? मारेंगे ना दूसरा। हाँ, तो अध्रुवीय परावैद्युत के ध्रुवीय बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? तो ध्रुवीय कब बनेगा? वो जब धन आवेश ऋण आवेश उसके अंदर अलग अलग होगा तब ना, ठीक। तो इसी को हम लोग ध्रुवन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित, तो धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग हो जाता है। अलग अलग हुआ तो ध्रुवीय बना। क्या ध्रुवीय बना? तो वो अलग जो होता है ना, तो वही अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेकिन ये कब होता है? विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर कि बिना विद्युत क्षेत्र आरोपित किए हुए? तो देखिए तो है डिफिनेशन। अध्रुवीय परावैद्युत पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं हम लोग, तो उसके क्या होता है? अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। यानी कि पर आता है, दोनों अलग अलग हो जाता है। तो अलग अलग दोनों हुआ तो ध्रुवीय बना। क्या ध्रुवीय बना? तो दो तरीका से याद रख सकते हैं कि अध्रुवीय परावैद्युत के ध्रुवीय बनने की प्रक्रिया को ध्रुवन कहते हैं, या अध्रुवीय परावैद्युत पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर उसका धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग हो जाता है। तो अलग अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? दोनों में से कोई एक याद कीजिए। अध्रुवीय के ध्रुवीय बनने की प्रक्रिया को, या दूसरा परिभाषा ही है आपका। लेकिन वो कब होता है? जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए ध्रुवन जो होता है, ध्रुवन को हम लोग लिखते हैं
ध्रुवन हमारा सदिश राशि है, इसको किससे लिखते हैं? वेक्टर पी से। इसका ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, ऐसा ऐसा ही मात्रक दो और राशि का होता है जो पीछे आपको पढ़ाए हैं, और एक और होता है आवेश के पृष्ठ तो बोल दिया सब। एक और का होता है, एगो चैप्टर 1 में पढ़ाए थे, एगो चैप्टर 2 में पढ़ाए थे। दो ऐसा राशि है अभी तक जो पढ़ाया हुआ है कि इसका ऐसे ही मात्रक यही होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए, ये वो तो ठीक बोले हैं आप लोग, आवेश का पृष्ठ घनत्व, उसका भी ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। देखते हैं कौन विद्यार्थी को याद आता है। विद्युत विस्थापन याद है? विद्युत विस्थापन भुला गए? चैप्टर 2 में पढ़ाए थे, और उसका भी वही है। समझे? विद्युत विस्थापन का भी ऐसे मतलब क्या होता है? नहीं याद आ रहा है तो चैप्टर 2 में पलट के देख लीजिए, याद आ जाएगा। समझे बालक लोग? तो दो ऐसा अभी तक राशि आपको पढ़ा चुके हैं जिसका ऐसे मतलब क्या होता है, और दोनों के नाम कौन सी है? आयोग विद्युत विस्थापन, दोनों का ऐसे मतलब क्या? तीसरा हो गया, यानी कि तीन ऐसा राशि हो गया जिसका ऐसे मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्टिव तो बनता है यहां से ना कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का ऐसा मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का ऐसा मात्रक कूलम प्रति नहीं होता है? पहला ऑप्शन आवेश के पृष्ठ घनत्व का, आवेश का, विद्युत विस्थापन का, ध्रुवन का, एक वाव कुछ दे देगा, विद्युत क्षेत्र दे दे, चाहे विभव दे दे, मतलब कुछ में क्या कर दे। चौथा तो किसका नहीं होगा? चौथा जो बोल रहे हैं उसका नहीं होगा। तो जब भी ऐसा रहे ना कि तीन गो एक समान मिल जाए तो उसमें नहीं वाला घुसाता है कि किसका नहीं है। बात समझ में आया? विद्यार्थी बड़ी मार मारेंगे आज, ठीक ना? जेकरा जेकरा देखेंगे इन्होंने बतियाते जाते समय ओकरा मार के जाएंगे, जाते जाते हिसाब बराबर करके जाएंगे, ठीक ना? गधा कहीं कि वो क्वेश्चन पूछला बताता नहीं है, सब साफ ही सब गधा से बैल हो गया सब। इसका बीमा क्या होगा जी? वही ना होगा, ATL इनवर्स टू। तो ये अभी तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का बीमा ATL इनवर्स टू नहीं होता है? कोई चार को दे देगा ऑप्शन। विद्युत विस्थापन हो गया, आवेश के पृष्ठ घनत्व हो गया, ध्रुवन हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का होता है सदिश राशि, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें ध्रुवन का फॉर्मूला होता है P बराबर चाई इंटू ई। हाँ, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसको चाय पढ़ते हैं। हाँ, इमली के चाय, हालांकि इसको लिखा जाता है अंग्रेजी में CHI लिखा जाता है, लेकिन हम लोग इसको ची नहीं चाय पढ़ना है। हाँ, यह एक नियतांक है जो परावैद्युत की विशिष्टता होती है, जिसे परावैद्युत की वैद्युत प्रवृत्ति भी कहते हैं। ठीक, कि कोई डाउट? अच्छा बताइए, तो ध्रुवन जो है किस पर निर्भर करेगा, विद्युत क्षेत्र पर कि चाय पर? देखो ध्रुवन, सुनो, जैसे एक्चुअल में जो ध्रुवन जो होता है ना, वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के सीधा समानुपाती होता है। एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि ध्रुवन जो होता है विद्युत क्षेत्र से किस प्रकार संबंधित होता है, तो ध्रुवन विद्युत क्षेत्र के सीधा, यानी कि जितने प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित कीजिएगा ना उतने ज्यादा ध्रुवन होगा, और जितने कमजोर विद्युत क्षेत्र आरोपित कीजिएगा उतने। जैसे मान ली कमजोर विद्युत क्षेत्र आरोपित कीजिएगा तो सारा अणु के धनावेश का केंद्र विस्थापित, लेकिन शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र आरोपित कीजिएगा
तो धनावेश का केंद्र ऋणावेश के बहुत अधिक होगा, ठीक ना। तो ध्रुवन किसके समानुपाती होता है? तो नहीं, उसमें पीडीएफ जो आप लोग को दिए हैं उसमें नहीं लिखा होगा, तो बात लिख लीजिएगा कि ध्रुवन जो होता है आरोपित विद्युत क्षेत्र के सिद्ध है। इसी समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग नियतांक रखते हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? जिसको हम लोग चाय कह रहे हैं, ठीक ना। तो बात समझिए, नियतांक को हटाएंगे तो फिर समानुपाती नहीं हो जाएगा, और समानुपाती को हटाएंगे तो फिर, तो फॉर्मूला ई होता है। लेकिन मेन ई ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं पूछता कि ध्रुवन का सूत्र क्या होता है, यह आपसे नहीं पूछेगा ध्रुवन का सूत्र क्या होता है, पूछता है कि ध्रुवन का विद्युत क्षेत्र से कैसा संबंध होता है, समानुपाती का, व्युत्क्रमानुपाती का, वर्ग के समानुपाती का, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का, ऐसे करके पूछता है। ए सुमन कुमारी, आप तो वो हिसाब बराबर करके जाएंगे जाते जाते, ठीक ना। समझे बालक? तो ध्रुवन विद्युत क्षेत्र से कैसे संबंधित है? उसका समानुपाती होता है, ठीक। कि कोई डाउट? अब सुनो बालक लोग, अब हम लोग पढ़ना परावैद्युत भांजन, जिसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। अब देखो परावैद्युत भांजन, अच्छा देखो तनी वो ध्यान दीजिए आप लोग बात इसमें कि जैसे ई वाला जो है ना, तो इसमें देखिए धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही पर है, तो उदासीन है ना। इसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या हो गया है? केंद्र अलग हो गया है। तो इसमें धनावेश अलग हो गया है, ऋणावेश। लेकिन पूरा अणु को देखा जाए तो पूरा अणु अभी भी उदासीन है कि नहीं? क्योंकि जितना धनावेश उतना ही पूरा अणु अभी भी क्या उदासीन है, ठीक। यह अभी क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रोपित करने के बाद भी पूरा ये जो परावैद्युत पदार्थ है अभी भी उदासीन नहीं है, खाली धनावेश अलग हो गया है, ऋणावेश। लेकिन टोटल जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। तो पूरा निकाय को देखा जाए तो पूरा निकाय हमारा क्या है? एक तरह से उदासीन ही है। इसमें किसी को डाउट है? अच्छा मान लीजिए कि हम इसको आवेशित करना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं? मान लीजिए इसको हम धनावेशित करना चाहते हैं, तो इससे कौची बाहर निकालेंगे? इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे तो धनावेशित हो जाएगा। अधनावेशित वस्तु को आयनित कहते हैं कि नहीं? अब मान लीजिए कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन दे दिए अंदर, तो ऋणावेशित हो जाएगा, तो ऋणावेशित को भी आयनित कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो विद्युत क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है कि प्रतिकर्षित करता है? विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। अब मान लीजिए कि हम धीरे धीरे इस पर विद्युत क्षेत्र के मान को क्या करें? बढ़ाना क्या कर दे? तो इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या कर देगा? चालू कर देगा। और इतना प्रबल विद्युत क्षेत्र रोपित कर दे, इस पदार्थ के अणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या कर दे? तो जब पदार्थ के अणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये अणु धनावेशित हो जाएगा कि ऋणावेशित? आयनित हुआ कि नहीं? ठीक। तो इसी को परावैद्युत भंजन कहते हैं। यानी कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर हम लोग इतना प्रबल विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं ना, इतना प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं कि उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, तो पदार्थ आयनित हो जाएगा। वो भी आयनित में कैसा आयनित है? धनावेशित हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, परावैद्युत भंजन कहते हैं। देखिए वही, देखिए डिफिनेशन है, हालांकि डिफिनेशन शॉर्ट में है लेकिन इसका मीनिंग वही है। देखिए ध्यान सुनिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के आयनित होने की प्रक्रिया को, तो पदार्थ आयनित कब होता है? जब उसमें या तो इलेक्ट्रॉन जाता है या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो चूंकि हम लोग विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं ना, अब विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि ढकेलेगा? तो खींचेगा तो बस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या होगा? धनावेशित हो जाएगा। तो पदार्थ आयनित हुआ कि नहीं? ठीक। तो इसको मान ली कि और व्याख्या करके आपको लिखना है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र, साधारण विद्युत क्षेत्र नहीं, ठीक ना,
शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र के द्वारा परावैद्युत पदार्थ से इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया जाता है, जिससे परावैद्युत पदार्थ क्या हो जाता है, आयनित। ब्रैकेट में चाहे तो धनावेशित लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा पदार्थ से तो पदार्थ धनावेशित होता है, और धनावेश और ऋणावेश दोनों को हम आयन बोलते हैं। तो आयनित हो जाता है, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, याद करे चीज है कि समझे वाला चीज है कि जब भी हम लोग शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे किस पर, परावैद्युत, तो उस परावैद्युत पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, पदार्थ हो गया धनावेशित यानी कि आयनित हो गया। ऐसी प्रक्रिया का नाम क्या है, देखो ये जैसे शॉर्ट में डिफिनेशन है, ठीक ना। अब यहाँ आयनित वर्ड का मतलब पूरा जैसे पूरा व्याख्या हो गया है, जैसे छोटा में परिभाषा है कि किसी परावैद्युत पदार्थ के आयनित होने की प्रक्रिया को परावैद्युत बंधन कहते हैं। लेकिन आयनित होगा कैसे, तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे। अब परावैद्युत पदार्थ आवेशित कब होता है, जब उसे विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तब, और जब शक्तिशाली आरोपित कर देंगे तो। अब देखिए जैसे विद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मान लीजिए कोई धातु है, धातु के आसपास में आप प्रबल विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, प्रबल विद्युत क्षेत्र, तो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है, धातु के अंदर से के इलेक्ट्रॉन को। जैसे चिड़िया वाला आप लोग नहीं दिखाए थे वो, जिसमें चिड़िया को करंट मारा था, तो चूंकि हम लोग भी अणुपरमाणु से बने हुए हैं ना, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। यदि यहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाए तो हमारे बॉडी से भी इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या कर देगा, क्योंकि हम लोग भी परावैद्युत पदार्थ हैं, हम लोग के अंदर भी धन आयन है और ऋण आयन है, दोनों है, तो हमसे भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसीलिए देखिएगा जो हाई वोल्टेज के तार होता है उसको नीचे नहीं रखा जाता, कम हाइट पर, ऊपर रखा जाता है। जान है वैज्ञानिक लोग कि हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज जहां होता है, तब जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है ना हाई वोल्टेज होता है। नहीं पढ़ाते कि आवेश के नजदीक में विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और वहां पर किसी आवेश को लाने में बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है, इसलिए वहां का विभव अधिक होता है। तो जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां विभव अधिक होता है। तो जो हाई वोल्टेज के तार है उसके नजदीक में विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा कि नहीं, और उसके नजदीक में मान ली कोई आदमी गया तो से इलेक्ट्रॉन करंट मार देगा हवा में। चूंकि हम लोग जमीन पे चल रहे हैं, लगातार जमीन से हम लोग उसका संपर्क बन गया, हमारा बॉडी या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है लगातार, हम लोग पूरा बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट, पता चला कि हवा में करंट मार दिया बिना कोई तारे छूले, हाई वोल्टेज की जो तार होगी वो। लेकिन कब, जब धरती संपर्क रहेगा, हम लोग को धरती पे चलना फिरना है, ठीक ना। अब जैसे बांस पर चढ़ के सूखल छुएंगे तो उस समय नहीं मारेगा, क्योंकि उस समय लगातार कंटिन्यू धारा का प्रवाह नहीं होगा ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो धारा नहीं उत्पन्न होगा, तो करंट नहीं मारेगा। इसमें किसी विद्यार्थी को डाउट है कि देखिए कभी कभी एग्जाम में बदमाशी करता है, इसे पूछता है जो लिखन है कि डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, उसी को हिंदी में करके पूछता है कि डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन किसे कहते हैं, इसे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। अब बताइए विद्यार्थी लोग के उस समय मियाज डाउन हो जाएगा। ऐसे पूछता है कि डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन से आप क्या समझते हैं। अब जिसको केवल हिंदी याद होगा, इंग्लिश नहीं मालूम होगा, वो तो कहेगा कि आज तक मैं पढ़े नहीं कि क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। इसीलिए जो भी वर्ड होता है ना मेन पूरा इंग्लिश मत याद रखिए, कम से कम जो मेन डिफिनेशन है उसका कम से कम इंग्लिश खाली याद रखिए। जो शुरू वाला वर्ड है उसी को पलट के पूछता है तो याद रहेगा ना। अच्छा, इसको डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा गया मालूम है। अच्छा, जब भी किसी पदार्थ के कण अलग अलग होने लगता है तो पदार्थ टूट रहा है कि जुट रहा है, और टूटना को क्या कहते हैं, ब्रेक करना। और धीरे धीरे वो डाउन हो रहा है कि बढ़ रहा है, बेचारा डाउन हो रहा है, द्रव्यमान धीरे धीरे कम हो रहा है ना, इसीलिए नाम है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। परावैद्युत को डाई इलेक्ट्रिक करते हैं, परावैद्युत की क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। कभी कभी यही पूछता है कि डाई इलेक्ट्रिक से क्या समझते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब परावैध होता है।
परावैद्युत पदार्थ कि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, यानी कि परावैद्युत पदार्थ से क्या समझते हैं, नहीं याद रहा तो हो गया कंफ्यूजन, गया 1 नंबर, इतना छोटा डिफिनेशन। हाँ 2 नंबर ये गया है, ये सब ध्यान आएगा ना। तो चलिए, इसमें किसी विद्यार्थी को डाउट होगा तो कहिएगा, 2 मिनट ज्यादा समझाएंगे लेकिन याद होना चाहिए। अब देखिए, ई है परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युत शक्ति, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हम आपको 5 किलो उठाने के लिए दिए, आप आराम से उठा लिए, 10 किलो उठाने के लिए दिए, वो भी उठा लिए, 20 किलो उठाने के लिए दो, वो भी आराम से, 30 किलो दिए वो भी, 31 किलो दिए, उठा लेगा सर आराम से। तो चलो ठीक है, बढ़ा रहे हैं, चलो 36 किलो उठा लेता, 40 किलो दिए, उठा लेगा अकेले, 50 किलो दिए। तो सुनो ये बालक, जैसे चल मान के चलिए, सुनिए ऐसे कि हम आपको 49 किलो दिए, आप 49 किलो क्या कर लिए, उठा लिए। अब 50 सुनो, 49 किलो दिए, आप 49 किलो क्या कर दिए, उठा लिए। अब 50 किलो दिए तो आपसे नहीं उठा, 50 किलो आपसे, तो आपका शक्ति कितना माना जाएगा, 49 किलो की 50 किलो, जितना। ये मान लीजिए कि हम आपको वजन दे रहे हैं, 49 किलो तक वजन दिए तब बर्दाश्त कर लिए, लेकिन 50 किलो जैसी दिए वजन, आप लड़खड़ाना क्या कर दिए, माथा पे बोझ, हाँ लड़खड़ाना क्या कर दिए। तो हम आपका सामर्थ्य कितना भर माने, 49 किलो भर की 50 किलो भर, जितना आप सह लीजिए उतने समर्थ मानेंगे। 1 थप्पड़ मारे सह लिए, 2 थप्पड़ मारे, 5वां थप्पड़ पता चला कि 4 थप्पड़ तक सह लिया, अब 5वां थप्पड़ में रोना क्या कर दिया, तो सामर्थ्य 4 माना जाएगा कि 5। तो वही है कि जिसे कोई भी परावैद्युत पदार्थ पर, ध्यान सुन लीजिए, कोई भी परावैद्युत पदार्थ पर जब हम विद्युत क्षेत्र रोपित करते हैं, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र रोपित किया उसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना क्या हो गया, शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र रोपित करते हैं तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी कि शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र रोपित करने पर पदार्थ आयनित होता है, कम पावर के विद्युत क्षेत्र से पदार्थ आयनित। तो एक सीमा होगा ना कि जिसके बाद वो आयनित होना शुरू हुआ होगा, जैसे 10 वोल्ट प्रति मीटर दिए, 20 दिए, 50 दिए, 1000 दिए, 20,000 दिए, तो पता चला कि 20,000 वोल्ट प्रति मीटर तक ले सह लिया, और जैसी 21,000 वोल्ट प्रति मीटर दिए, पदार्थ आयनित होना क्या हो गया, तो उसका सामर्थ्य 20,000 तक ले माना जाएगा कि 21,000 तक ले, जितना सहेगा ना वही उसका समर्थ होगा, और जिसमें आयनित होना शुरू हो जाएगा वो उसका समर्थ नहीं होगा। तो जब भी किसी परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र रोपित करते हैं, विद्युत क्षेत्र रोपित करते हैं, अब पदार्थ बिना आयनित हुए, पदार्थ बिना आयनित हुए कहने का मतलब है कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बिना बाहर निकले हुए, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बिना बाहर निकले हुए वो अधिक से अधिक जितना विद्युत क्षेत्र के मान को सहन कर लेगा। पदार्थ बिना आयनित हुए यानी कि बिना उसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए और सहन कर लेगा, तो उसी विद्युत क्षेत्र के मान को हम लोग क्या कहते हैं। इसको एक और एग्जांपल समझाते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी कहा कि सर देखिए हम फलनवा कलम ले लिया, तो हम ओकरा उसे कलम दो, सर हम कहाँ ओकर कलम लिए, तो कहीं दे दो तो पिटा जाएगा, तो सर कहाँ कलम लिए हैं कल, 1 थप्पड़ घींच के, नहीं दिया 2 थप्पड़, नहीं दिया, सुनो ना लिया है कंफर्म है, खाली दे नहीं रहा। ऐसे मान लो कि उसको 9 थप्पड़ मारे कि कलम नहीं दिया, अब 10वां थप्पड़ मारे तो निकाल के क्या कर दिया, तो 10वां पर निकला ना, 10वां थप्पड़ पर कलम बाहर निकला, तो 9 तक ले सहा ना, तो 9 उसका समर्थ होगा। तो इसी परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र रोपित करेंगे ना, तो धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाएंगे। पता चला कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, हम 20,000 तक ले अप्लाई कर दिए विद्युत क्षेत्र, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी भी, लेकिन पता चला कि 20,001 वोल्ट प्रति मीटर, 20,000 इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो गया,
तो सामर्थ्य कितना तक ले माना जाएगा? 21 पर निकलना, 20,001 पर निकलना शुरू हो गया ना। असाहा कितना तक ले? तो इलेक्ट्रॉन को बिना उत्सर्जित किए हुए 100 लिया था, कितना? 20 तक ले। अब 20,001 किए तो इलेक्ट्रॉन निकलना कहाँ हो गया? तो जितना साहा है ना वही होकर क्या होगा? परावैद्युत। तो देखिए कोई भी परावैद्युत पदार्थ है बिना इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किए हुए, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा आयनित होने लगेगा। तो दो तरह से इसका परिभाषा होता है कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ है इलेक्ट्रॉन को बिना उत्सर्जित किए हुए वो अधिक से अधिक जितना विद्युत क्षेत्र के मान को सहन कर लेता है, तो वही विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान जो होता है उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युत है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ है बिना आयनित हुए, क्योंकि आयनित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो बिना इलेक्ट्रॉन निकले हुए या बिना आयनित हुए, दोनों का मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयनित होने लगेगा, ठीक? या बिना भंजित हुए, बिना भंजित हुए भी कह सकते हैं, 2-3 को वर्ड होता है। तो कोई भी परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र रोपित करते हैं और वो बिना आयनित हुए अधिक से अधिक जितना विद्युत क्षेत्र के मान को सह लेगा, या बिना इलेक्ट्रॉन निकाले हुए या बिना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए हुए जितना विद्युत क्षेत्र के मान को, तो वही विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान क्या कहलाता है? तो इसका शक्ति किससे पता चल रहा है? विद्युत क्षेत्र किससे ना। तो इसीलिए परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक वही होगा जो विद्युत क्षेत्र का होगा। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, दोनों होता है ना। तो इसीलिए परावैद्युत सामर्थ्य का भी मात्रक वही होगा, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति। अब देखिए ध्यान सुनिए जो बताएं आप लोग को, किसी परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना आयनित हुए सहन कर सकता है। बिना आयनित किए हुए करने का मतलब क्या? बिना उससे इलेक्ट्रॉन निकाले हुए 100 लिया, इतना पहले 100 लिया, तो जितना 100 लेगा वही क्या कहलाता है? उस परावैद्युत पदार्थ का हमारा परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, समझे? इसीलिए इसका ऐसा ही मात्रा का बीमा किसके समान होता है? विद्युत क्षेत्र के समान होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हम 50 किलो 49 किलो ला दें, आप 100 लिए, तो आपका सामर्थ्य कितना माना जाएगा? 49 किलो। 50 किलो पर आप डगमगा गए, तो यहाँ पर आपका सामर्थ्य किलो में पा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर द्रव्यमान हम ला देते हैं। तो जो चीज आप सहिएगा उसी का नाम मारेंगे। मान लीजिए थप्पड़ मार रहे हैं, तो चौथा थप्पड़ में 100 लिया, 5वां थप्पड़ में रोना क्या कर दिए, तो वहां पर आपका सामर्थ्य क्या माना जाएगा? 4 थप्पड़। तो जिसको सहिएगा वही ना समर्थ होगा। तो इसको किसको सहा रहा है? विद्युत क्षेत्र को सहा रहा है, तो उसका समर्थ उसी से पता किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र से ना। इसीलिए परावैद्युत समर्थ का ऐसा ही मात्रक वही होता है जो विद्युत क्षेत्र का। ये कोई डाउट? तो बताइए परावैद्युत समर्थ सदिश की अदिश? क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश तो वो भी सदिश। तो अभी तक 2 गो आप लोग पढ़ लीजिए, जिसका मात्रा का बीमा क्या है? कि 3 गो पढ़ लिए। हाँ, विभव प्रवणता का भी यही होता है विद्युत क्षेत्र के। तो ऐसा जो पॉइंट होता है ना कि 3 वो राशि एक जैसे मिल गया, जिसका मात्रा का बीमा क्या है, तो पूछता है कि नहीं, कौन नहीं है? कौन? पूछ दिया कि निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक, निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर नहीं होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, फिर आपका एक हो गया परावैद्युत सामर्थ्य का, एक हो गया विभव प्रवणता का, और दे दिया कि ऊर्जा का। तो ऊर्जा का नहीं होता है, ठीक ना। या कोई और भी दे सकता है। मतलब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि विद्यार्थी के दिमाग में पूरा फिजिक्स होना चाहिए। जैसे अभी तक जो भी हम पढ़ाए हैं, तो ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में तीनों पढ़ाए हैं, अलग अलग चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं, तो सब ध्यान में रहेगा तब ना बताइएगा। विद्युत क्षेत्र पढ़ाए आपको लेसन 2 में, विभव प्रवणता पढ़ाए लेसन 3 में, ये पढ़ा रहे लेसन। तो जिस विद्यार्थी को तीनों याद रहेगा वही विद्यार्थी ये सब बताएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा।
बोलिए विद्यार्थी लोग, कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो कहिए, हम रुक के समझाएंगे। अब सुनिए, अब जो है कुछ पदार्थ है जिसका प्रवैधुत समर्थ दिया गया है कि कितना सहन कर लेता है। सहन कर लेता है वही समर्थ, जो नहीं सह पाता वो समर्थ नहीं होता है। इन्हें कि 50 किलो पर डगमगा गए और कह रहे कि 50 किलो मेरा समर्थ है। हाँ 49 किलो का समर्थ है, 49 किलो। तो चलिए, ई वाला तो आप लोग खैर जानते हैं कि निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान होता है कितना होता है? 1 होता है। हवा के लिए 1.0059 होता है। इसको भी लगभग कितना मानते हैं? इसको भी लगभग 1 ही मानते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या को हटाते हैं तो राउंड ऑफ करने से 1 बन जाता है ना। तो दोनों के लिए 1 ही मानते हैं हम लोग। अब देखिए, कागज के लिए 3.5, हालांकि लिखाए हुए थे लेसन 1 में आप लोग को। आबरा के लिए 3 से 6 के बीच में। टेफ्लॉन के लिए, पानी के लिए 80, धातु के लिए अनंत बताए हुए ना। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब यहां पर आते हैं, तो तनी यहां बताइए, निर्वात के लिए प्रवैधुत समर्थ का मान कितना है? निर्वात के लिए प्रवैधुत समर्थ कोई विद्यार्थी बता सकते हैं कि अनंत क्यों होता है? कोई विद्यार्थी बताइए कि निर्वात के लिए प्रवैधुत समर्थ का मान अनंत क्यों होता है? मतलब कि अनंत विद्युत क्षेत्र रोपित करेंगे, 1 वोल्ट प्रति मीटर, 2 वोल्ट प्रति मीटर, ऐसे करते करते 1 लाख ऐसे करके। निर्वात में विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है। निर्वात में विद्युत क्षेत्र होता है। सोनम तुम बोलो, सही बोल रही थी। देखो सोनम सही कहे, निर्वात में तो कुछ होता ही नहीं है, और जहां कुछ होता ही नहीं वो आयनित होगा। क्योंकि आयनित कब होगा? जब कोई पदार्थ होगा और पदार्थ अणुपरमाणु से बना होगा और उस पर विद्युत क्षेत्र रोपित करेंगे, तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना हुआ है, और परमाणु के मिलने से अणु बना हुआ है, अणुओं के मिलने से पदार्थ बना हुआ है। तो पदार्थ होगा तब न इलेक्ट्रॉन उसमें होगा, और तब न इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो निर्वात में कोई पदार्थ होता है तो हम लोग कितनों विद्युत क्षेत्र रोपित कर देंगे तो वो कभी आयनित होगा का? तो कितना विद्युत क्षेत्र रोपित करेंगे तो आयनित होगा? जितना आपके पास विद्युत क्षेत्र 100 बार रोपित कर दीजिए तो ये आयनित। हम लोग अनंत विद्युत क्षेत्र भी रोपित कर देंगे तो उसका समर्थ पता चल भी नहीं करेगा, क्योंकि समर्थ तो उसका होता है प्रवैधुत पदार्थ का। और यह तो निर्वात मतलब होता है कि वैसा जगह जहां पर कुछ भी नहीं हो, यहां तक कि हवा भी नहीं हो, तो वैसे जगहों को क्या कहा गया है? तो जहां कुछ है ये नहीं है तो कितना विद्युत क्षेत्र रोपित करे कि आयनित हो जाएगा? अनंतो विद्युत क्षेत्र रोपित कर देंगे तो आयनित, तो कितना समर्थ माना जाएगा? पता चला कि आरोपित करते जा रहे हैं, आयनित हो ही नहीं रहा है। कुछ रहेगा तब में आयनित होगा बालक। निर्वात में तो कुछ होता नहीं है, तो आयनित कहां से होगा? ठेंगा नहीं होगा। तो इसीलिए सुनो, आज तक पूछा नहीं है क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में, हाई पूछा है कि हवा के लिए प्रवैधुत समर्थ कितना होता है? 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। क्या बालक? वोल्ट प्रति। ये वाला बहुत बार पूछा है। एक बार निर्वात वाला पूछता कि निर्वात का प्रवैधुत समर्थ कितना होता है? अनंत। एक बार यह भी पूछता था नहीं कि निर्वात का प्रवैधुत समर्थ अनंत क्यों होता है? निर्वात का प्रवैधुत समर्थ अनंत, तो उसका आंसर क्या होगा कि निर्वात में कोई पदार्थ के कण मौजूद, यहाँ तक कि हवा भी नहीं रहता है। तो वहां पर हम लोग कितना भी विद्युत क्षेत्र रोपित कर लें वो आयनित होने वाला बात है, क्योंकि रहेगा तब न पता चलेगा कि सह रहा है कि नहीं सह रहा है। तो जो है ये नहीं है जहां पर ही हम लोग कौची नहीं है। हाँ लाइव नहीं, हमको मालूम है। सब चीज तुम्हें समझ जाएगा, सब चीज तुम समझ जाएगा तो फिर हम जाएंगे क्या लगी? ये बात समझ में आया? निर्वात के लिए अनंत क्यों होता है? क्योंकि निर्वात में कोई पदार्थ के कण मौजूद है,
इसीलिए उसका अनंत होता है। हवा के लिए 3 × 10 के पावर 6। आपको मात्र यही दो याद रखना है, इसी दोनों में से कोई वो पूछेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। निर्वात के लिए अपेक्षित प्रभाव्यता का मान अनंत है। सब अपेक्षित प्रभाव्यता कर रहे हैं। प्रभावित सामर्थ्य का मान अनंत क्यों होता है? समझे बालक लोग कि कोई डाउट है? अब सुनो, इसके बाद वो फॉर्मूला उसको सिद्ध करना है। ये वाला फॉर्मूला नहीं, इसके बाद एक फॉर्मूला है, वो लोग जो नहीं बताया था तुम लोग के, बूंद वाला, उसको सिद्ध करना। उसको भी लागू निपटा ही देते हैं, उसको समझिएगा सब कोई। जैसे विभव आप लोग बताए थे कि छोटा छोटा बूंद को मिला करके एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तब बड़ा बूंद का विभव कितना होता है? भी बराबर का था बालक VS गुना इनके पावर 2/3 था। अब के तुम लोग सही याद है। तो ये बड़ा बूंद का भी होता है ना, जैसे बताए थे कि एक समान छोटी छोटी बूंदे हैं, अब प्रत्येक बूंद पर Q आवेश है, अब प्रत्येक बूंद का विभव, अब प्रत्येक बूंद का त्रिज्या छोटका है। कौन सी बालक? और इस तरह की छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, एक बड़ी बूंद। इस बड़ी बूंद का विभव क्या होता है? तो VB बराबर VS गुना N के पावर 2/3, जिसमें N क्या होता है? बूंदों की संख्या, कि कई गो बूंद मिलाया गया है। VS क्या होता है? एक छोटी बूंद का विभव। अब VB क्या होता है? इसमें किसी विद्यार्थी को डाउट नहीं ना? ठीक। अब देखिए, सुनिए ध्यान से। इसी तरह के बहुत सारी छोटी छोटी हम बूंदे लेते हैं, ठीक ना बालक है। अब प्रत्येक बूंद मान ली कि गोलाकार है, अब प्रत्येक बूंद की त्रिज्या R है, प्रत्येक बूंद की त्रिज्या, प्रत्येक बूंद गोलाकार है, ठीक। ऐसा मान लेते हैं कि N गो बूंद है। कई गो टोटल बूंद मान लेते हैं कि N गो है। अच्छा, बूंद गोलाकार है तो बूंद का कुछ ना कुछ धारिता होगा कि नहीं? कुछ ना कुछ धारिता होगा। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक छोटी बूंद का धारिता कौन चीज? CS। कौन चीज बालक? मतलब कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। कैपेसिटेंस ऑफ S का मतलब स्मॉल है, ठीक ना। प्रत्येक छोटी बूंद का CS, प्रत्येक बूंद की त्रिज्या R। तो बताइए, कोई भी गोलीय चालक रहेगा, कोई भी गोलीय, तो गोलीय चालक के धारिता का सूत्र क्या होता था? नहीं बताइए था। 4πε0 में 4πε0 क्या होता है बालक? एक गोलीय चालक के है, एक गोलीय संधारित्र होता है। तो गोलीय संधारित्र को होता है 4πε0 R2 - R1 अब बटा में R1 इंटू, और उसमें दो कंडीशन होता है, जब एगो बाहरी गोला भूधृत हो और एगो, कुछ याद आया धुंधला धुंधला? तो जब भी पूछे कि गोलीय संधारित्र तो फॉर्मूला चेंज, गोलीय चालक तो फॉर्मूला चेंज, ठीक ना। तो गोलीय बूंद है, तो मान लेते हैं कि पारा की बूंद है या पानी की ही बूंद है, तो पानी या पारा विद्युत के सुचालक होता है, कुचालक होता है। छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाना है, तो छोटका बूंद के धारिता इतना होगा ना, छोटा बूंद के धारिता इतना होगा, और वो सबको मिला करके हमको क्या बनाना है? तो बड़ा बूंद के धारिता क्या होगा? तो देखिए, बड़ा बूंद का धारिता होता है CB बराबर CS गुना N के पावर 1/3। ये बड़ा बूंद का धारिता होता है। अब कहिए सर इसको प्रूफ कर दीजिए, तो इसको प्रूफ कर देना। हालांकि एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं पूछता है, लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है। तो ये फॉर्मूला होता है कब? जब छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर के बड़ी बूंद बनाते हैं, तो बड़ी बूंद के धारिता का सूत्र होता है CB बराबर CS इंटू
मतलब कि बड़ी बूंद की धारिता बराबर एक छोटी बूंद की धारिता गुना बूंदों की संख्या के पावर 1/3। इसको सिद्ध कर दें। एक बात बताइए, किस किस चीज का आयतन निश्चित होता है? ठोस का, द्रव का, गैस का? इसमें किसका किसका आयतन निश्चित होता है? केवल ठोस का। द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है। हाँ, ठोस और द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन निश्चित। ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित। और गैस का ठीक। तो मान लीजिए कि बड़ी छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर के बड़ी बूंद बनाएंगे, तो जो छोटका सब छोटका बूंद के जो आयतन होगा वो एक बड़का बूंद के आयतन से छोट बड़ होगा कि बराबर होगा? बूंद आयतन में समझते हैं, कोई पदार्थ जितना जगह छेकता है उसे क्या होता है? तो सब छोटका मिल करके जितना जगह छेकेगा उतना अकेले जगह कौन छेकेगा? यानी कि दोनों का आयतन बराबर होगा। नहीं तो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना? फिजिक्स पर केमिस्ट्री गड़बड़ा जाएगा। तो तनी ध्यान दीजिए आप लोग। मान लेते हैं कि प्रत्येक छोटी बूंद किसमें वाला सुनो, प्रत्येक छोटी बूंद का त्रिज्या r है। छोटी का त्रिज्या आधारिता CS है। अब सुनिए, बड़ी जो है ना बूंद है, तो बड़ी बूंद का मान लेते हैं कि त्रिज्या कैपिटल R है, आधारिता एक CB है। कि कोई डाउट? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि छोटी बूंद का जो हमारा धारिता होता है CS होता है 4πε0 इंटू में R। ठीक। अच्छा देखिए, सभी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ा बूंद बनाएंगे, बड़ा बूंद। तो बड़का बूंद के जो आयतन होगा वो सभी छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो इधर देखिए लिखते हैं थोड़ा सा कि बड़ा बूंद का आयतन हमारा, अच्छा बूंद गोलाकार ना है, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 πr/Q। कोई डाउट? और छोटी बूंद का आयतन सब के मिला के तो n गुना 4/3 πr/Q। इसमें किसी विद्यार्थी को डाउट है? एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर n गुना एक छोटी बूंद का आयतन, क्योंकि जितना बूंद है वो सब बूंदों की संख्या से गुना कर देंगे एक बूंद के आयतन में। कुछ कट रहा है? 4/3 से 4/3 पाई से पाई। तो देखिए, तो RQ बराबर मेरा हो जाएगा n गुना, तो यहाँ R बराबर n RQ पावर में 1/3। ये कोई डाउट? जैसे ही वाला पावर उधर जाके पलट जाता है, 1/m हो जाता है। अच्छा देखिए, 1/3 ये वो पाएगी दोनों पर है, तो यहां लिखिए आप लोग n के पावर 1/3 गुना r के पावर 3 गुना 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो r बराबर 1/3 गुना में होगा ना बालक? ठीक। किसी को डाउट है? तब बड़का बूंद का त्रिज्या निकाल लिए कब? जब सबको मिला के बनाया जाएगा बड़ा बूंद तब। अब इधर आइए आप लोग, जो बड़का बूंद है ये बालक, बड़का बूंद का त्रिज्या कितना है? R है। तो इसका धारिता लिखाएगा 4πε0 इंटू में बड़का R लिखाएगा ना, तो CB बराबर 4πε0 इंटू बड़का R। तो बड़का R के देखिए अभी आप लोग मान निकाल लें, तो उसकी जगह पर रख दीजिए। क्या रखेंगे बालक लोग? 1/3 गुना में R। तो इसको देखिए थोड़ा सा जाके लिखते हैं, CB बराबर 4πε0 इंटू में R गुना n के पावर 1/3। ये किन्हीं विद्यार्थी को इसमें डाउट नहीं ना? अच्छा इधर तो ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, ई वाला जो है ना ये किसके बराबर है ना बालक लोग? तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? CS गुना n के पावर 1/3। यानी कि भाषा में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा भाषा में?
बड़ी बूंद का धारिता बराबर एक छोटी बूंद की धारिता गुना बूंदों की संख्या के पावर 1/3। निकल गया ना। अब देखो आज तक ना ई फॉर्मूला पूछा है प्रूफ करने के लिए ना, आज तक इसके पीछे जो पढ़ाए थे अभी विभव वाला, ये दोनों में से कोई आज तक प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा। लेकिन सुनिए, इस पर आज तक को ऑब्जेक्टिव भी नहीं पूछा है। हालांकि इस पर ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को बताए हैं, लेकिन इस पर आज तक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आज तक इस पर जो ऑब्जेक्टिव होता है हर 1-2 साल बीच करके एग्जाम में आता ही आता है। और सबसे अच्छा बात की है कि ही ऑब्जेक्टिव बार बार आता है। जैसे ध्यान सुनिए, 64 छोटी छोटी बूंदे है। कई गो बूंद है? 64 को छोटा छोटा बूंद है, ठीक ना बालक है। अब प्रत्येक छोटी बूंद का धारिता जो है 5 माइक्रोफैराड है। कितना है? तो बड़ी बूंद का धारिता बताए, खाली यही पूछता है, बार बार यही पूछता है। कितना आएगा? 20 आएगा। आएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला जान रहे हैं, CB बराबर CS गुना N के पावर 1/3। तो CS का वैल्यू कितना है? 5 माइक्रोफैराड और N का वैल्यू 64, पावर में 1/3। तो 64 को आप लोग क्या लिखिएगा? 4 के पावर 3 लिखिएगा ना। तो 4 के पावर 3 यहाँ पर 1/3, तो 3 से 3 आपका कैंसिल। तो 5 माइक्रोफैराड गुना में 4 क्या हो गया? बिहार बोर्ड को एक बार रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन तो नहीं चेंज करे। बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा, लेकर रट के जाके क्या कर दे रहा है? मार दे रहा है। हर टीचर फॉर्मूला प्रूफ करके थोड़ी पढ़ाता है, खाली होता है तो एक आध बार प्रूफ भी तो नहीं पूछे। सब नहीं पूछेगा, लेकिन मतलब अपना तरफ से देखो। जैसे अपना तरफ से तैयार रहना चाहिए, ठीक ना। ई न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। देखो कौन न्यूमेरिकल बनाना है, इसके पहले भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है। जो ये बता रहे थे आप लोग को, पहले वो वाला तो नवा न्यूमेरिकल था। इस 17 नंबर आ गया। चलो विद्यार्थी लोग, हम खाली क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे, आप लोग आंसर प्रस्तुत कीजिएगा। ये तो बनावे वाला इधर है ना, आंसर मत देख लेना सब। ये तो अभी हम बताए दिए 64 समरूप बूंद यानी कि एक समान बूंद, 20 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। आंसर कल नहीं दिखना चाहिए। हाँ तुम लोग इतने देखो कितना आंसर होगा? 27 को बूंद है। अब प्रत्येक बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराड है। तो 27 को क्या लिखिएगा आप लोग? 3 के पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल। तो 20 गुना 3 60, मुझे बन गया है ना। ये तो आपको बनाना पड़ जाएगा। नहीं नहीं, ये दूसरा फॉर्मूला पर है, उस पर नहीं। क्वेश्चन देखिए, ये है हाफ CB स्क्वायर बनाने वाला, याद है। एक चालक की धारिता 40 माइक्रोफैराड है, सॉरी माइक्रो नहीं, मिली है, 40 मिली फैराड है। और इसको 10 के पावर 6 वोल्ट विभव से क्या किया गया है? तो इसका ऊर्जा बताना है। हाफ CB स्क्वायर अप्लाई कीजिए, बनाइए। लेकिन माइक्रो मिली फैराड को किसमें बदलिएगा? पहले माइक्रो फैराड में बदलना पड़ेगा। नहीं माइक्रो फैराड कर रहे हैं, फैराड में उल्टा बोल के कहना, हम उल्टा बोलवाता है। 40 मिली फैराड है, इसको पहले किसमें बदल दीजिए? 40 गुना 10 के पावर -6 फैराड। और विभव कितना है बालक लोग?
अरे -3 होता है जी, भारी गड़बड़ हो रहा है नहीं, गड़बड़ नहीं। और v का वैल्यू कितना है? 10 के पावर 6 वोल्ट। तो हम लोग एनर्जी आते हैं हाफ CV स्क्वायर 1/2। और C का वैल्यू कितना है जी? आंसर तो हमको नहीं याद है बालक लोग। अब v का है 10 के पावर 6 है, इसका होल स्क्वायर है, ये कट जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुना 10 के पावर -3 गुना 10 के पावर 12, यानी कि घटेगा तो हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर। इतना रहा बालक लोग, नहीं समझे? देखिए घटेगा तो 9 होगा, लेकिन 20 में वो 0 है कि नहीं, तो 10 हो जाएगा। हाफ CV स्क्वायर पैसा बनवाए थे आप लोग को हम जब चैप्टर में थे ना, पढ़ा रहे थे, तो उसी दौरान बताए थे। मारेंगे 20 गुना 10 के पावर 9 और 2 गुना 10 के पावर 10 में क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज ना है। ये बनेगा है? इसमें बहुत चीज याद करना है। हिंट करें हैं? हिंट कर रहे हैं, बना लगे। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान सुनिए। जैसे कह रहा है कि एगो ये देखिए जो संधारित्र है, कैसा संधारित्र है? ठीक, इसका धारिता दिया हुआ कितना? तो C बराबर 10 के पावर -10 फैराड है ना बालक लोग। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है? तो D बराबर है 1.5 गुना 10 के पावर -2 मीटर। नहीं बालक लोग, ये कोई डाउट है? और देखिए कह रहा है कि विभवांतर कितना है? V का मान कितना है? 150 वोल्ट। सुनिए कोची निकालने के लिए कहा है? प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर। तो देखिए, तो ये फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, Q बराबर CV। Q बराबर तो C मालूम है आप लोग को, C मालूम है, V मालूम है। निकाल लीजिएगा प्रत्येक प्लेट पर आवेश, निकालिए दिमाग में। निकल गया? ये कोई डाउट? एक आंसर आ गया ना। अब कोची कह रहा है, देखिए दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। E बराबर V/R, ये आप लोग को याद है? E बराबर V/R पढ़ाए थे कि नहीं? कहाँ पढ़ाए थे? नहीं याद रहे तो बोलना कि क्लास में। गलती भी नहीं है, सही भी नहीं है। नहीं आंसर याद रहे तो ऐसा आंसर बोलो कि ना गलती हो नहीं सही हो। लेसन 3 में पढ़ाए थे आप लोग को, विभव वाला में, E बराबर V बटा। लेकिन यहां देखिए दूरी D है कि V है? तो R की जगह क्या लिखाएगा? तो विद्युत क्षेत्र निकालना है ना जी। तो E बराबर क्या होगा? V बटा D। तो आपको V मालूम है, D मालूम है, तो पुट करके नहीं निकल जाएगा? बनाना पड़ेगा हमको। बोलिए बनाना पड़ेगा तो हम बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। जब इतना आप लोग के लिए हम कर सकते हैं तो तानी सा लेकिन थोड़ी खराब करेंगे। बन गया ना? भारी नहीं था। देखो न्यूमेरिक जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होता है ना, तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल आता है, तो उसके लिए आपको पूरा चैप्टर का फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, तब जब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
जैसे मान लीजिए कि हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और अगले न्यूमेरिकल दे रहे हैं, तो आपको दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, क्योंकि हाल फिलहाल में पढ़े हैं, हाल एक फिलहाल में क्या मिल गया, न्यूमेरिकल मिल गया। लेकिन कोई चैप्टर खत्म होता है उसके बाद न्यूमेरिकल आता है, तो पूरा में से मिला के रहता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि सब विद्यार्थियों को सब फॉर्मूला याद नहीं रहता है। समझे आप लोग विद्यार्थी लोग? तो यह उतना भी भारी नहीं था कि आप देखो आंसर तो हम एक दिखा दिए तुम लोग के। ये देखो गोलीय संधारित्र कह दिया, गोलीय संधारित्र का चालक नहीं, चालक कहता तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, लेकिन कौची है, तो गोलीय संधारित्र के धारिता दो पढ़ाए थे, जब बाहरी गोला भूधृत हुआ और जब, तो जनरली आप बाहरी वाला ही समझिएगा, नहीं क्वेश्चन में वर्णन में ना, तो क्या समझिएगा। तब फॉर्मूला याद है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बटा में R2 माइनस R1, तो अप्लाई करके तो नहीं बनाइए था फॉर्मूला। देखिए विद्यार्थी लोग तुम याद कर लीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल अब नहीं बनेगा एकरा में के, क्योंकि अब चैप्टर ही खत्म हो गया है। R2 का मान बड़का रखिएगा, ध्यान रखिएगा, R2 का मान क्या रखना है, बड़ा। तो ये देखिए ई वाला बड़ा है कि हाई वाला बड़ा है, वो बड़ा है कि बड़ा है, ई बड़ा है तो R2 होगा, हाउ वाला। हाँ तो बाकी जोड़ घटाव करना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान आप लोग जानते करते हैं कि नहीं जानते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना? बाप रे बाप, इतना गलती, 1/9 गुना 10 के पावर -9। बनाइए जल्दी से, ढाई से रगड़ के बताइए हमको। फॉर्मूला सामने है, मान दिया हुआ है R1 R2 का, अब दिमाग में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है आपका। किसी का है जी? कितना? 10 के पावर -10 आ गया, 10 के पावर -10 है, आ गया। चलिए देखते हैं, हाँ है, दो तो उसकी कॉपियां देखें कैसी तरह बनाई है। हाँ जो बना लिए वो आके दिखा सकते हैं, कैसे नहीं समझ में। ओम हरि ओम। नहीं ठीक है सोना, एक आध स्टेप शॉर्ट बनाइए, कोई बात नहीं, ऐसे बनाना चाहिए, न्यूमेरिकल ऐसे ही बनाना चाहिए। तो विद्यार्थी लोग आप देखो, ये संधारित्रों के संयोजन पर इसका आंसर करना ही दिखना चाहिए। एक नीचे आंसर है का, धीरे धीरे, हाँ इतने तक लो चलो। हालांकि ये वाला क्लास में बनवाए थे, कहा था समान मान के बताओ थे, नहीं रहता था क्या होता है श्रेणी क्रम में, C/N समांतर क्रम में। हाँ याद रखा है सब, तब बना दो है तनी।
कितना है बालक लोग? 6। यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी संख्या 18। पूरा क्वेश्चन पढ़े हैं? कितना बालक? कैसे बना रहे हैं आप लोग की 2 आ रहा है? 6 कैसे आएगा? क्वेश्चन पढ़िए पहले, ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, ए बालक, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कितना आता है? यानी सुनो, n बराबर क्या है? 3 है ना। आज जोड़ने पर समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम में कितना आता है? 6 आता है। आता नहीं बालक? अब किस में निकालना है? समांतर क्रम में निकालना ना है। तो सी 54 सही है। सी गुना n कब? जब सी के मान मालूम रहेगा तब ना। सी के मान आपको मालूम है? ये समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम में ना। पूरा तो क्वेश्चन पढ़े नहीं आप लोग ध्यान से। तो चलो, ये विद्यार्थी लोग, ये हमको निकालना है ना। तो देखिए, तो ये फॉर्मूला याद है नहीं? CS बटा CP अब बराबर कौची 1/n²। कुछ याद आया धुंधला धुंधला? तो CS का मान मालूम है कितना? 6। CP का मान निकालना है 1/3 का स्क्वायर, तो 6/CP अब बराबर 1/9। कितना? ये एक बार ऑब्जेक्टिव में आया था। सेम क्वेश्चन दम बिना कुछ चेंजिंग के, जस के तस। क्लास में भी बताए थे, जब श्रेणी क्रम समांतर क्रम पर आ रहे तब। ये वैसे नहीं बनेगा, पहले छोटका बूंद के विभव निकालना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूला अपना विभव से आया है। पारे की सतह छोटी बूंद है जिन्हें प्रत्येक का व्यास 1 मिलीमीटर है और प्रत्येक पर आवेश इतना कूलम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद का विभव निकालना है। विभव का फॉर्मूला VB बराबर n के पावर 2/3 गुना VS। तो VS का मान पहले निकालिए, छोटका बूंद के विभव का कीजिए। तो सुनो बालक, कैसे बनेगा हम हिंट कर देते हैं। कै गो बूंद है? तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि इसमें n का मान लिख लीजिए कि n का मान कितना हम लोग के? n का मान 27। ठीक, देखो कह रहा है कि प्रत्येक बूंद का व्यास कितना दिया हुआ है। तो व्यास 1 mm है, तो त्रिज्या कितना होगा? व्यास इतना है तो त्रिज्या होगा D/2 यानी कि 1/2। और कुछ मिलीमीटर ना, काटेंगे 0.5 मिलीमीटर। ध्यान से देखिए, और इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10 के पावर में 3 से गुना करते हैं। मीटर में आ गया। आवेश का मान मालूम है हम लोग के? छोटका Q का मान मालूम है कितना? तो सुनो, किसी भी गोल चीज का यदि हमको त्रिज्या मालूम हो और उस पर आवेश भी, तो उसका विभव निकाल सकते हैं। V बराबर 1/4πε0 Q बटा। तो छोटका बूंद के त्रिज्या मालूम चल गया? चला कि नहीं? छोटका बूंद पर आवेश मालूम है, तो छोटका बूंद के विभव निकाल सकते हैं। ऐसे करके VS बराबर 1/4πε0 इंटू में Q बटा। तो विभव निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला से। नहीं समझे? क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से। क्या कह रहा है? पारे की 27 छोटी बूंद जिन्हें प्रत्येक का व्यास इतना है और प्रत्येक पर आवेश इतना कूलम मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, और सबको मिलाकर के बड़ा बूंद बनाया गया है। तो पहले छोटका बूंद के विभव नहीं मालूम रहेगा, तो बड़का बूंद के विभव निकाल लीजिएगा। तो छोटका बूंद के विभव फॉर्मूला से निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? Q का मान मालूम है, R का मान मालूम है, इसका मान मालूम है, रख के नहीं निकाल लेंगे। और छोटका बूंद के विभव निकल जाएगा तो क्या करेंगे?
तो बड़का बूंद के बीओ का होता है बीबी बराबर भी ऐसा गुना ए 2/3 ना बन जाएगा कि कोई डाउट निकालिए आप लोग समझ गए तो बनाइए आंसर यहाँ पर सामने आना चाहिए आप लोग का। हालांकि सब एग्जाम में इतना भारी न्यूमेरिकल नहीं पूछता है लेकिन मेरा काम है बताना। सर आ गया। देखिएगा। हाँ दिखाइए तुम सब मेहनत करेगा हम देखेंगे नहीं बढ़ाइए तो नहीं। हाँ बीएस का वैल्यू आपका है 9 × 10⁻12 बिल्कुल सही है। और उसका हाँ बिल्कुल सही 3 हो गया ठीक है 81 × 10 बिल्कुल सही है। ऐसी चीज देख क्लास में देखिए क्लास में से न्यूमेरिकल आएगा ना तब बनाइएगा थोड़ा माइंड एक्टिव रहता है न्यूमेरिकल बनाने से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने से माइंड एक्टिव सक्रिय रहता है ठीक ना। दिमाग को सक्रिय रखना है तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए दिमाग सक्रिय रहेगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही।